तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी एंड मोटिवेशनल में। तो इससे पहले इस चैप्टर के अपन 3 वीडियो बना चुके हैं और अब ये चौथी वीडियो है इस चैप्टर की। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन एक बार वापस से देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया से बोलते हैं जो अधिक क्रियाशील तत्व परमाणु कम क्रियाशील तत्व परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ अधिक क्रियाशील तत्व परमाणु कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं ये देख लीजिए आप। जिंक, फेरिक। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा है, ये ऐसे चलता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा है यहाँ से ऐसे करके तो सबसे ज़्यादा है किस में, सबसे ज़्यादा है पोटेशियम में, फिर किस में, सोडियम में, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम में, फिर जिंक में, फिर फेरिक में, फिर लेड सीसे में और फिर कॉपर में। तो सबसे ज़्यादा कौन है, पोटेशियम। ये यहाँ से कम सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ से धीरे धीरे कम होता जाता है और यहाँ जाते तो बिल्कुल ही कम हो जाता है कॉपर में। तो कॉपर क्या है, सबसे कम क्रियाशील है और पोटेशियम क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व परमाणु है। आगे यहाँ से समझ में, अगर आप इसको याद करना चाहो तो कैसे याद करोगे। इसको याद करने की ट्रिक है, कनक यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको लिख देता हूँ मैं, तो अब क्या ट्रिक है, कनक मांगे जिंक, फेरिक, लेड और कॉपर। आ गया समझ में, लेड और कॉपर। तो ये देख लीजिए क्या क्या है, कनक मांगे जिंक, फेरिक, लेड और कॉपर। यहाँ तक आ गया समझ में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब समझते हैं अपन विस्थापन अभिक्रिया को। तो इसमें क्या हो रहा है, अधिक क्रियाशील के द्वारा कम क्रियाशील तत्व परमाणु क्या किया जाता है, विस्थापित कर लिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है, इसको अपन समझते हैं। तो Fe फर्स्ट दे रखा है Fe और CuSO4। तो अब यहाँ से देखना, मैंने अभी आपको बताया था क्या क्या आता है, Fe पे आता है PD मतलब लेड या शीशा, उसके बाद आता है ना ये। तो ये ज़्यादा क्रियाशील तत्व है और ये कम क्रियाशील तत्व परमाणु है। तो मतलब कम क्रियाशील तत्व है और ये ज़्यादा क्रियाशील तत्व है फेरिक, और ये कम है। तो इसने क्या कर दिया, ज़्यादा वाले ने कम को प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब जो ज़्यादा वाला Fe था वो कहाँ जाके बैठ गया, इसकी जगह पे जाके बैठ गया, कॉपर की जगह पे। देख लीजिए आगे कैसे बैठ गया। यहाँ Fe अकेला था लेकिन ये आगे जाके SO4 से मिल गया, जबकि कॉपर यहाँ से अलग हो गया। आगे समझ में। तो आगे चलते हैं। तो एक यहाँ पे डायग्राम दे रखा है और ये उस समीकरण जो मैंने अभी बताया उसको समझा रहा है। कैसे समझा रहा है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। क्या है, कॉपर सल्फेट का जो है ये विलयन है। और इसमें लोहे की 2 कीलें रख रखी है धागे से बांध के। तो इसमें क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, जिसकी कॉपर है ना कहाँ जाके चिपक जाती है, कहाँ आ जाती है, कील पे जो जंग लग रहा है ना उससे जाके मिल जाती है, कील भूरे रंग से, कील का जो जंग रहता है ना भूरे रंग, उससे जाके मिल जाती है। तो इसका जो नीला रंग होता है ना, कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है, नीला रंग, वो नीला रंग यहाँ से गायब होके किस रंग में चेंज हो जाता है, हरे रंग में चेंज हो जाता है। आगे समझ में, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दे भी रखा है कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है और CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया है। तो हो गया ना, क्या हो गया, हरा रंग हो गया। और यहाँ पे एक और समीकरण दे रखी है, इसमें मैंने आपको पहले ही बता देता कि जिंक, फिर फेरिक, फिर PD और फिर कॉपर। तो जिंक भी ज़्यादा क्रियाशील है, Fe भी क्रियाशील है और PD भी क्रियाशील है और कॉपर बहुत ही कम क्रियाशील है। तो इसलिए ये जिंक भी क्या कर देगा, कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ तक आया समझ। अब चलते द्विस्थापन अभिक्रिया में। तो द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण किसके कारण होता है, 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। 2 यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है। अगर मैं इसको अपनी भाषा में बोलूँ तो क्या हो सकता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 क्रियाकारक, जो 2 क्रियाकारक होते हैं ना, जैसे ये 2 क्रियाकारक है जो क्या होते हैं, आपस में
आपस में परमाणु आपस में ना एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर दे, एक दूसरे के परमाणु आपस में क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ Na2 था, तो Na2 तो चल गया Cl2 के पास, Na2 चल गया Cl2 के पास, तो यहाँ भी 2 था। अगर मैं इसको देखें, अगर अपन बढ़िया देखें तो Na2, इसको मैं समझा देता हूँ आयनों का प्रबंधन कैसे हुआ। Na2 यहाँ हो गया Na2 और यहाँ क्या था Cl2, ये भी 2, Na2 ये भी 2 था और Cl भी क्या था 2 था। अगर इनका यूँ कराते तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और क्या आ जाएगा Na और Cl, तो ये हो गया NaCl। आ गया ना NaCl, तो इधर से उसने आयन उसको दे दिया, तो यहाँ आ गया NaCl, क्या आ गया NaCl यहाँ पे आ गया। और ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, जो SO2 था वो कहाँ चल गया, Ba के पास, क्या चल गया, ऐसे SO2 था जो कहाँ चल गया, Ba के पास चल गया। अब देखते हैं कैसे हुआ। तो ये है बेरियम, बेरियम है, तो इस बेरियम का +4 होता है और ये था SO2। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है Ba और SO4 यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए BaSO4 यहाँ पर आ रहा है। अगर आपको इस समीकरण से समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक और समीकरण देता हूँ जिससे आप समझ में आ जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको एक समीकरण बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक समीकरण दे रहा है कि CuSO4 + NaOH, तो इससे मिलकर बन रहा है Na2SO4 + CuOH का होल ट्वाइज बन रहा है। क्या बन रहा है, होल ट्वाइज मिलकर बन रहा है। क्या बन रहा है, होल ट्वाइज बन रहा था। क्या बन रहा था, होल ट्वाइज। तो समझते हैं अपन उसको एक बार फिर। तो देखिए यहाँ क्या बन रहा है, CuSO4 + NaOH से यहाँ बन गया Na2SO4 + CuOH2, OH2 बन रहा है, OH को। तो अब देखना यहाँ पे ये क्या था, इसने तो ये कॉपर तो चल गया, किसकी जगह पे चल गया, कॉपर चल गया OH की जगह पे, और Na आ गया SO4 की जगह पे। तो अभी कैसे हुआ, एक कैसे आयनों का आदान प्रदान हुआ, तो देखते हैं। तो कॉपर का होता है +2 प्लस SO4 का होता है -2, क्या होता है -2, प्लस Na का क्या होता है, Na का होता है +1, क्या होता है +1 हो जाता है, और प्लस OH का भी हो जाता है -1, OH का हो जाता है -1। अगर अब इसको अपन देखें तो Cu+2 तो चल गया किसके पास, OH1- के पास। तो यहाँ पे हो गया क्या, ये 2 चल गया OH के पास और -1 आ गया किसके पास, कॉपर के पास। तो मिलकर क्या बन गया, CuOH का होल ट्वाइज बन गया ना। और जो यहाँ पे SO4-2 था, क्या था, SO4-2 था और Na प्लस था, तो ये 2 चल गया किसके पास, Na के पास। तो मिलके क्या बन गया, Na2SO4। आ गया समझ में। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि कैसे आया कैसे नहीं आया। तो अब चलते हैं अपन अब अगली अभिक्रिया आती है अपने क्या, उपचयन और अपचयन। तो उपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो उपचयन में होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, मतलब ऑक्सीजन का तो यहाँ पे होता है जुड़ना और हाइड्रोजन का होता है निकलना। तो ये होती है उपचयन, क्या होती है, उपचयन होती है। तो इसको देखें तो C+O2, इसमें O2 जुड़ित हो गया CO2, और Cu+O2 तो यहाँ हो गया
CuO, ये संतुलित हो रही है, अभिक्रिया संतुलित हो रही है। जैसे कि यहाँ पे तो 2CU और इधर भी 2CuO2, तो इधर भी O2 हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ से O2 का जुड़ना हो रहा है, तो ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। और यहाँ पे CuO, यहाँ पे देखें तो CuO और H2, तो हीट क्या, तो मतलब इसको गर्म किया तो यहाँ से Cu और H2O बन रहा है। H2O यहाँ से क्या होगी, H2O पानी के रूप में बाहर निकल गया। तो यहाँ तक आए समझ में। और आगे चलते हैं अपन उपचयन में। उपचयन याद आ गया कि उपचयन में क्या होता है, एक तो O2 का जुड़ना होता है और इसका तो प्लस होता है, और H का मतलब निकलना होता है, निकलना। आगे समझ में, आगे चलते हैं। अब आती है अपनी कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी आती है, अपचयन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को कैसे, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का, इसमें उसका उल्टा है, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, निकलना होता है, और H2 का क्या होता है, जुड़ना होता है। क्या होता है, जुड़ना होता है। देखिए अगर आप इस अभिक्रिया में देखोगे तो यहाँ पे CuO, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जुड़ रही है। तो ऊष्मा की उपस्थिति में आप देखोगे तो Cu तो बन गया क्या, Cu तो हो गया क्या, अपचयन। कैसे हो गया भाई Cu अपचयन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन था जो Cu से हट के निकल गया, मतलब यहाँ से गायब हो गया। अगर हम इसको ढंग से एक बार इधर साइड में लिख के बताता हूँ आपको, CuO प्लस H2, ये है। तो यहाँ पे CuO था, इसके साथ कॉपर के साथ ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन आगे जाके ऊष्मा की उपस्थिति में कॉपर अकेला हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया हो गई ना, अपचयन अभिक्रिया। दो ऑक्सीजन इससे निकल गया और H2। और यहाँ पे अगर अपन देखें अपचयन उपचयन अभिक्रिया कैसे, ये उपचयन भाई यहाँ से तो ऑक्सीजन निकल गया तो अपचयन अभिक्रिया है। और अगर यहाँ पे H2 इधर जुड़ रहा है, H2 क्या है, यहाँ से इधर क्या हो रहा है, निकल रहा है। H2 यहाँ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है भाई। यहाँ से H2 इन दोनों के साथ है, CuO प्लस H2 था, लेकिन आगे जाके ये क्या हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया, अलग हो गया और जुड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं अगर अपन जानते हैं तो देखिए, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर से अपचयित हो जाती है और हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें एक का तो जुड़ना और एक का निकलना होता है। तो अब लास्ट है अपना दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। क्या है दैनिक अपचयन का प्रभाव है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या है, संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता या अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो जिससे धातु की उपरति कमजोर और संक्षारित हो जाती है। जब कोई धातु आर्द्रता या अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो क्या होती है, उसकी धातु की ऊपरी परत जो होती है कमजोर हो जाती है, उसका क्या होता है, संक्षारित हो जाती है। किसके संपर्क में आता है, आर्द्रता और अम्ल आदि के। धातु जो होता है अगर किसी अम्ल और आर्द्रता की उपस्थिति में आ जाए तो उसका ऊपरी जो परत होती है ना, वो खराब हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। और दूसरा है पॉइंट है कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना और चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपरी हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। अब कौन कौन से उदाहरण है, लोहे पे जंग लगना और इधर से चांदी के ऊपर काली परत जमना और तांबे पर हरी परत जमना, ये क्या है, उसके उदाहरण संक्षारण के। और यशद लेपन और विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। किस चीज़ से, विद्युत का लेपन कर दो या फिर पेंट कर दो जिससे संक्षारण से बचाया जा सकता है कि उसको जंग नहीं लगेगा। अगर इसे बोले संक्षारण का मतलब क्या होता है, इसका संक्षारण का मतलब होता है जंग। क्या होता है, जंग होता है। अब अगला है अपना यह विकृत गंधशीलता। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाती है जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे विसंगरता कहते हैं। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, आपने देखी कि बहुत सारी तेलीय सामग्री जब हवा के संपर्क में आ जाती है तो उनमें आप बोलते हैं ना अपन कि ये तो बासी होगी, बासी अगर उसको बोलते हैं ना कि सर ये तो बासी होगी, सब ये तो बासी होगी, तो इसे बोलते हैं विकृत गंधिता।
तो इसके उपाय क्या है? प्रतिओक्सी कारक का उपयोग करें, वायु रोधी बर्तन का खाद्य सामग्री रखकर, अब वायु रोधी जिसमें वायु ना जाए वो, और वायु के स्थान में नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतलन द्वारा। तो ये अपना चैप्टर पूरा हो चुका है। तो अगर अब हम कल इसका अगला चैप्टर शुरू करेंगे, तो जल्दी से जल्दी जाकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे कि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो